हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क भर के अंदर जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, उसी हवाले से जो नंबर्स हैं और साथ में जो वैक्सीनेशन कैंपेन के चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जो ताज़ा तरीन नंबर सामने आए हैं तो उससे ये लग रहा है कि कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि जो टेस्ट के मुस्बत आने की शरह है, वो 4.78 रिकॉर्ड की गई है, जो कि तकरीबन 2 माह पहले के बाद अब 5% से कम हुई है। और इसी वजह से NCOC ने कुछ अहम फैसले पाबंदियों के हवाले से भी किए हैं। उन्होंने मार्केट्स के जो औकात हैं उनके अंदर थोड़े से घंटों का इजाफा कर दिया है। 8 की बजाय अब 10 बजे दुकानें जो हैं खुली रह सकेंगी 10 बजे तक। इसके साथ साथ कल से यानी 16 सितंबर से जो स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, वो भी 50% हाज़िरी के साथ खोलने का फ़ैसला कर दिया गया है। इसके साथ साथ मगर वफाकी हुकूमत ने दोबारा ख़बरदार किया है कि इन नंबर्स अगर कम हुए हैं, पाबंदियों में कमी आई है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ख़तरा टल गया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी मास्क पहनना और एहतियात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि नंबर्स दोबारा हमारी जो एहतियात ना करने की वजह से ऊपर चले जाएँ। साथ साथ ऑब्वियसली वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो भी जारी है इस वक्त, और जो ताज़ा तरीन नंबर्स सामने आए हैं उसके मुताबिक मुल्क भर के अंदर 7 करोड़ के करीब जो डोजेज़ हैं वो लगाई जा चुकी हैं। हुकूमत ने जो उम्र है, जो एलिजिबल सिटीज़न्स हैं या शहरी हैं जिनको वैक्सीन लगा सकते हैं, उनकी उम्र में भी कमी आ गई है, वो 15 साल कर दी गई है। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं फाइज़र वैक्सीन उनको लगाई जाएगी। मगर अभी भी वैक्सीनेशन कैंपेन में चैलेंजेस बहुत हैं और नंबर्स अभी बहुत वसी हैं जिधर ये वैक्सीनेशन कैंपेन को जहां पहुंचना है। सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल सुल्तान साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सेहत है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, नंबर्स में फाइनली कुछ कमी देखने में आई है। डू यू थिंक कि ये क्योंकि आपने पाबंदियां अब ख़त्म कर दी हैं तो ये अब कुछ मज़ीद नंबर हमें गिरता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि साथ साथ ऑब्वियसली मौसम भी तब्दील हो रहा है और जैसे कि आप लोग भी कहते रहते हैं और बाकी हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि टेम्परेचर्स गिरने से मसला जो है वो ज़रा कोरोना का एग्रेवेट होता है। बिल्कुल जी, आपकी तमाम ऑब्जर्वेशन दुरुस्त हैं। एक तो ये कि जो इस वक्त मौजूदा नंबर्स हैं वाकई वो कुछ थोड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी भी चंद शहर ऐसे हैं जहां सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं जितनी हम चाहें, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है वो बेहतरी की तरफ है। आपने खुद ही बताया कि आप जो 5% पॉजिटिविटी और जो 3000 से कम के केसेस हैं, ये 7 हफ्ते के बाद इस तरह से ये सिचुएशन अब सामने आ रही है, तो बेहतरी ज़रूर है। अब हमने कुछ जो इक़दामात हैं उनमें रिलैक्सेशन अलाउ की है और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की कॉन्सिक्वेंस है बेहतर सिचुएशन की। लेकिन जैसे आपने बताया, आइंदा आने वाले जो हफ्ते और महीने हैं वो सर्दी के होंगे और जो ये रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, जो वबाई बीमारियां हैं जो सांस के ज़रिए फैलती हैं, अक्सर औक़ात ये सर्दियों में बढ़ती हैं। तो इसलिए फिर ये एहतियात हमने सामने रखनी होगी और जो रोज़ाना के अदाद शुमार हैं वो हम आपको बताते रहेंगे कि ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन डेफिनेटली पिछले 2 महीने की निस्बत वाज़ेह तौर पे बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही है। वैक्सीनेशन और मास्क का इस्तेमाल, ये 2 बहुत अहम चीज़ें। डॉक्टर साहब, हमने कुछ अर्सा पहले असद उमर साहब से भी बात की थी और ये वैक्सीनेशन और वबा के हवाले से जब बात की तो ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जो कैंपेन है उस वक्त ऑब्वियसली जो लहर थी, नंबर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने कहा वो हमें इस वेव से नहीं बचाएगी, जो अगली वेव होगी, गालबन 5वीं जो वेव होगी
उससे हमें ये वैक्सीनेशन की कैंपेन बचा पाएगी या उसमें फ़र्क डाल पाएगी? अब क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोग अब नज़र रखेंगे कि ये ऊपर कब जाएंगे और अगली वेव, डू यू थिंक दैट यू कैन स्टिल, आप भी उनकी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगली वेव में जितनी हम वैक्सीनेशन इस वक्त कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये अब सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर हम बहुत सारी वैक्सीन और फर्दर लगा लें, तो हम ऐसे नंबर्स तक पहुँच जाएंगे जहाँ फिर आपको बीमारी से बचाव में वैक्सीन के रास्ते वाज़ेह असर नज़र आना शुरू होगा। यूँ करके इसको मिसाल लेंगे, अगर 100 लोग हैं एक जगह और उनमें से अभी मिसाल के तौर पे 5 या 10 को वैक्सीन लगी है, तो उसका पूरा असर आपके सामने नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 90 लोग ऐसे होंगे जो अभी भी ससेप्टेबल होंगे, यानी बीमारी उनके ऊपर असरअंदाज हो सकती होगी। लेकिन जूं-जूं आप वो वैक्सीन का नंबर बढ़ाते जाते हैं, तो जो मजमूई तौर पे प्रोटेक्शन है, जिसको कम्युनिटी को प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि अगले 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह, जब तक अक्टूबर ख़त्म होता है और हम सही सर्द महीनों में दाखिल होते हैं, तो हम काफ़ी सारी पॉपुलेशन को कवर कर चुके होंगे। ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं, जो गुंजान आबाद हैं, जहाँ मूवमेंट और मोबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ से अक्सर औक़ात वबा जो है वो स्पार्क वहाँ से करती है, शुरू वहाँ से होती है। तो डॉक्टर मैं समझता हूँ। साहब, माफ़ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आई रिमेंबर एक दफ़े आपने ही किसी इंटरव्यू में हमसे ये कहा था कि कोशिश ये होगी कि अगस्त की आखिर तक बड़े शहरों के अंदर 40 या 50% वैक्सीनेशन हो जाए। अब ऑब्वियसली ये इंटरव्यू कुछ अर्सा पहले था, तो क्या हम इस डेडलाइन को नहीं मीट कर पाए, इस टारगेट को? नहीं, बिल्कुल क्योंकि मीट किया। इस्लामाबाद के अलावा ये किसी के बारे में नहीं कहा जाता कि यहाँ काफ़ी हमने वैक्सीनेशन से लोगों को कवर कर लिया है। नहीं, बिल्कुल हम ज़्यादातर जो हमारे जो 24 बड़े शहर थे, जो हमारे 15 का टारगेट था, फिर उसको बाद में हमने एक्सपैंड कर लिया था, वो सारा मीट हो चुका हुआ है। सो मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देता हूँ कि लेट्स से इस्लामाबाद में अगर हम अभी की बात करें, तो मिनिमम 1 डोज 72% लोगों को लग चुकी है, मीरपुर में 80%, स्कर्दू 66, 66, गिलगित 74। अच्छा, और ये भी आप पूछेंगे कि ये गिलगित स्कर्दू का क्यों जिक्र हो रहा है, बिकॉज यहाँ आपको याद है टूरिज्म था, इलेक्शन एक्टिविटी थी, सर्दियाँ थी, तो हमारा ख्याल था कि इनको सबसे पहले ज़रा जल्दी से प्रोटेक्ट कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको दीगर शहर बताता हूँ, लाहौर 47% पे है, पिंडी 53 पे है, कराची 45 सर, पे ये है। फर्स्ट डोज है 47 और 53 या दोनों डोजेज है? नहीं, ये मिनिमम फर्स्ट डोज है, ठीक है। तो टारगेट भी यही था कि कम से कम 1 डोज लग जाए। और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड का भी पूछें, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि those numbers are also getting up. So Islamabad, for example, half the population is fully vaccinated, 52%. इसी तरह मीरपुर 57, बाकी शहर जो हैं वो 30s और हाई 20s में हैं। सो वो जो 40% का टारगेट था, वो ना सिर्फ मीट हुआ बल्कि एक्सीड हुआ। सिर्फ एक शहर था जो जहां ये मीट नहीं हो पाया था, बाकी तमाम जगहों में आखिरी दिन 31 अगस्त को ये मीट हो गया था। लेकिन ये अभी, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा ना, ये अभी इम्तिहान बाकी हैं। मतलब वो ये तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखें, तो हमारी जो 15 साल से बड़ी पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है इस वक्त वैक्सीन की, उसमें जो फुली वैक्सीनेटेड हैं वो 16% है। तो और अगर हम पार्शली गिने 15 प्लस की, तो वो 21% है। तो अभी बहुत रास्ता बाकी है। लेकिन ये जहन में रहे कि ये जो भी मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़े शहरों में है। और मैं समझता हूँ कि वहीं से चूंकि वबा शुरू होती है अक्सर औकात, तो ये अच्छी चीज़ है कि ये थोड़ा सा फ़र्क है कवरेज में। सर, आप भी इसका जिक्र कर चुके हैं, असद उमर साहब भी कर चुके हैं। क्या ये अब ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर इस तरह की इतलात आई हैं कि एक डोज तो लोग लगा लेते हैं, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी डोज के लिए वापस नहीं आते। क्या पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला हो रहा है? है जी। मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ दूसरी डोज़ को जाके ज़रूर लगवाएं। एक डोज़ लगवाने के बाद इस चीज़ पे भरोसा ना कर लें, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है, जो हमने अपने भी आदाद-ओ-शुमार देखे हैं, उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह है कि अनप्रोटेक्टेड, यानी जिसको नहीं वैक्सीन लगी, उसकी निस्बत जिसको एक डोज़ लगी है, वो 3 गुना प्रोटेक्टेड है। लेकिन जिसको दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं, वो 10 गुना प्रोटेक्टेड है। तो अपने आप को, वो जो आपकी अगला ट्रिपल जंप है, वो ट्रिपल जंप ना छोड़ें।
क्योंकि उससे आपको बड़ी वाज़ेह प्रोटेक्शन होगी। तो किसी हद तक हमें भी ये चैलेंज है कि कई दफ़ा सेकंड डोज़ में लोग सुस्ती करते हैं। इसमें कुछ कन्फ्यूजन इस वजह से भी रहा, किसी स्टेज पे हमने बड़ी एग्जैक्ट तरीके से करने की कोशिश की, जो वैक्सीन का था, इसके 21 दिन जी, इसके 28 दिन, इसके 3 महीने। बट विद टाइम वी चेंज दिस, और हमने कहा कि नहीं, अगर आपको 28 दिन गुजर गए हैं, जौन सी भी वैक्सीन लगी है, उसके बाद दूसरी जाके लगवाएं डोज। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये भी बात अब आप बताएं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि कितना फ़र्क पड़ता है वैक्सीनेशन से। ऑब्वियसली आप हॉस्पिटलाइजेशन के रिकॉर्ड्स भी देख रहे हैं, हम भी वो देखते हैं, मगर हमें ये नहीं मालूम होता कि ये लोग जो इस वक्त अस्पतालों में आ रहे हैं, हम कहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई पे प्रेशर है, अस्पतालों पे प्रेशर है, इनमें से कितने ऐसे फ़र्द हैं जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है? बिकॉज यू नो बहुत सारी कहानियां भी, हर दूसरे रोज़ को ये कहानी सुना देता है कि फ़लाने को वैक्सीनेशन लगी थी मगर वो फिर भी बहुत बुरी तरह बीमार हुए। सो कैन यू क्लियर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कितना फ़र्क पड़ता है? जो हॉस्पिटलाइज लोग हो रहे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है? ठीक है जी, मैं आपको दोनों तरह से बताता हूँ। एक तो मैंने बताया कि बनिस्बत उस शख्स के जिसको वैक्सीन नहीं लगी, जिसको एक डोज लगी है, उसकी प्रोटेक्शन जो है वो 3 गुना है। इन उसमें जो रिस्क है इन्फेक्शन होने का, वो 1/3 है, और जिसको दोनों डोजेज लग गई हैं, उसको इन्फेक्शन होने का रिस्क 1/10 है। तो ये तो एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर कट सा फ़र्क है। और ये हमें डेटा कैसे पता है? देखिए, आपको पता है कि जब भी हम पीसीआर टेस्ट करते हैं तो वो सीएनआईसी हमसे मांगा जाता है, और वैक्सीन लगती है तो भी मांगा जाता है। तो हमारे पास ये दोनों डेटा सेट्स मौजूद हैं। जब इनको हम कंबाइन करके देखते हैं तो हमें बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आता है कि जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसकी निस्बत जो फुली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, उनके अंदर जो इस की शरह है, उसकी रेशो जो है 1/10 है, यानी 10 गुना का फ़र्क है। अच्छा, आप इसको और तरह से देखते हैं। अगर हम एक्चुअली वैक्सीनेटेड मरीजों से देखें तो सॉरी, बीमार मरीजों के जो सीरियसली इल हैं या जो दाखिल हैं अस्पतालों में, उसमें जो प्रोपोर्शन है अनवैक्सीनेटेड की, वो 95% से ज़्यादा है या उसके लगभग है। इसका मतलब है कि लार्ज मेजॉरिटी जो है वो उन लोगों की है जिनको नई इन्फेक्शन सीरियस होती हैं, जो वैक्सीन के बगैर। हाँ, अब ये ज़रूर है कि जहाँ इतनी बड़ी आबादी, हमारी 220 या 225 मिलियन लोग हैं, 22 करोड़ लोग हैं, उसमें अब करोड़ों वैक्सीन लग चुकी हैं, तो क्या कोई इक्का दुक्का केस या फ्यू केसेस जिसमें ब्रेक थ्रू हुआ और खुदा ना खास्ता सीरियस केसेस हुए, वो ऐन मुमकिन है। अब आप इसको मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। मिसाल के तौर पे जनवरी आ जाता है, फरवरी आ जाता है, और हमारी बेशतर पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी होती है। मिसाल के तौर पे हम अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर चुके होते हैं। तो उस सूरत में जिनको केसेस हो रहे होंगे तो वो तो जाहिर है वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में से, चाहे वो थोड़े होंगे, लेकिन जो भी केसेस होंगे वो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में से भी होंगे। तो कई दफ़ा लोग इसको इस डेटा को पूरी तरह या इसकी जो स्टेटिस्टिक्स है उसको सही तरह समझे बगैर जो है किसी एक केस के ऊपर फोकस करके बहुत परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल दुख परेशानी होती है कि एक शख्स है जिसने वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी भी की, लगवाई भी सही, और उसके बावजूद अगर उनकी बीमारी ज़्यादा हुई, और खुदा न खास्ता हमने चंद केसेस में अमवात भी देखी, लेकिन वो रेयर फिनोमेनन है। ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल ठीक। सर, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई एम गोइंग टू कट यू ऑफ हियर। माफ़ करिएगा क्योंकि सवाल ज़्यादा है। बताइएगा कि अब जो शुरू के अंदर ऑब्वियसली स्केप्टिसिज्म बहुत था, लोगों के खदशात थे, वैक्सीन लगाने नहीं जाते थे, अब क्या सूरत हाल है? क्या यू नो कराची में तो हमने सीन्स देखे हैं कि लोग एक्सपो सेंटर के बाहर खड़े हैं, क्या अभी भी ये सूरत हाल है कि आप बाकी मुल्क में सोच रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएं लोगों के आईडी कार्ड पे, ताकि इनकरेज करना है लोगों को अभी भी वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, एनकरेजमेंट लगातार करनी जरूरी है, ये बड़ी बेसिक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वैक्सीन लगवाने वालों की उस तरह से कमी है। अब तकरीबन मिलियन के करीब फिगर आ जाती है कि 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, इस रेंज में होती है बात। सो वैक्सीन लगवाने वाले बहुत हैं और ऐसी कोई मेजर हेजिटेशन नहीं, लेकिन सबको याद दहानी और इनकरेजमेंट और छोटा मोटा ये जो ऑब्लिगेटरी रिजीम हम कहते हैं भाई आप जहाज पे नहीं चढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करना जरूरी इसलिए है कि इसके जरिए एक लहर, एक फजा क्रिएट होती है वैक्सीनेशन। और सर ये बताएं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हाट फिगर्स आर वी लुकिंग एट ओवरऑल, क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो यही इनिशियल टारगेट था कि जितनी यू नो एलिजिबल पॉपुलेशन है 100 मिलियन के करीब, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, उनको साल की आखिर तक वैक्सीनेट करना है। क्या अब भी हमारा टारगेट है और ये क्या अचीवेबल है? ये टारगेट है और ये अचीवेबल है। और मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली हम उस वक्त कह रहे थे कि 70% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन, और उस वक्त एलिजिबल पॉपुलेशन हम सिर्फ
एडल्ट्स को, बल्कि एक सर्टेन उम्र से ज़्यादा के एडल्ट्स को गिन रहे थे और कुछ उसमें से एक्सक्लूड कर रहे थे। हम तो अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अब नौजवानों में यंग अब 15 साल तक बात आ गई, तो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन की तादाद भी जो हमारी कैलकुलेशन के लिए वो बढ़ रही है। तो 70 से 100 मिलियन का टारगेट हमारा है और इंशाल्लाह ये अचीव होगा, और हो सकता है आप देखेंगे कि हमारा जो हायर एंड ऑफ द टारगेट है वो इसमें इंशाल्लाह अचीव होगा। और सर वैक्सीनेशन की कुछ शॉर्टेज के तो खतरात नहीं है? सप्लाई का भी शुरू के अंदर आपके ऑब्वियसली बहुत मसला रहा था। इज दैट स्टिल अ प्रॉब्लम? नहीं, थोड़ी सिचुएशन डेफिनेटली बेहतर है पहले की निस्बत, लेकिन आपको ये बताऊं, जहां आपने करोड़ों वैक्सीन, जहां आपने दिन की मिसाल के तौर पे सोचें, दिन की 10 लाख वैक्सीन लगानी है, और 10 लाख वैक्सीन एक जगह नहीं लगनी, वो चंद हज़ार सेंटर्स में लगनी है, और आप कहीं भी नहीं चाहते कि शॉर्टेज हो, तो फिर आपको सारी सिस्टम को, सारी पाइप को, जो वैक्सीन की पाइप है उसको फुल रखना होता है। तो इसके लिए लगातार एफर्ट जारी होती हैं, और NDMA और उनका स्टाफ और उनकी सारी लीडरशिप जो है, और फिर बाकी हमारी मिनिस्ट्रीज, EAD वगैरह, इन्होंने बहुत तंदही से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया ताकि शॉर्टेज ना आए। एंड सर वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन, UK की रेड लिस्ट पे कोई प्रोग्रेस? उनके साथ जी बहुत, जिसे कहते हैं, डिटेल गुफ्तगू हुई है, हमने उनको बहुत सारा डेटा शेयर किया है, उन्होंने भी बड़ी डायरेक्ट सी हमसे बात की है, तो एक फ्रैंक और ओपन डिस्कशन थी प्रोफेशनल्स के दरमियान। मुझे लगता है कि इसमें कुछ खातिर खार नतीजा लिखने का, लेकिन बहरहाल ये फैसला उनका होगा, हम उनके बिहाफ पे फैसला तो नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है इस वक्त जो PMDA नया कानून बनाने के हवाले से उनको अपोजिशन का सामना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत और मीडिया के दरमियान तनाव की सी एक सूरत हाल है, और इसकी वजह जो है वो मुजव्वज़ा PMDA का कानून है, जो मीडिया के काफ़ी स्टेक होल्डर्स का इस वक्त ख्याल है कि हुकूमत जो है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने और पास करने की शायद कोशिश करे। इसी हवाले से जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात है उसका आज इजलास हुआ, उसमें मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात ख़ुद मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ ये कहा और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, हम कह सकते हैं कि जो PMDA का क़याम है ये महज एक तजवीज़ है, एक ख़याल है उनका और उनके साथ और जो लोग हैं, और अगर ये तजवीज़ कबूल हो गई, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको तब्दील भी किया जाएगा। और अभी वो उनके बकौल कानून अभी नहीं बना, और वो तो चाहते हैं कि अभी से कंसल्टेशन हो कानून बनाने से पहले के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स का मज़ीद ये भी कहना था कि जो मीडिया, फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि मीडिया रेगुलेशन जो है उसके लिए हुकूमत और जो मीडिया अराकीन हैं उनके ऊपर मुश्तमिल करके एक 8 रुकनी कमेटी होगी। दूसरी तरफ जो मीडिया तंजीमें हैं पाकिस्तान की, उन सब ने इस मुजव्वज़ा PMDA को मुस्तरद कर दिया है। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आज इस सेनेट कमेटी में उन्होंने गुफ्तगू की, और वही बात के ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया, ये बात के ऊपर उनको इतना अभी लगता है यकीन नहीं है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद है सेनेटर फैसल जावेद खान साहब। ये चेयरमैन है सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात के। आज मीटिंग इन्होंने ही चेयर की। वेलकम टू द शो सर। सर ऑब्वियसली गुज़िश्ता हफ्ते भी एक कमेटी मीटिंग हुई थी, उसमें भी और आज भी आपने यही कहा कि एज लेजिस्लेटर्स आप लोगों का काम है लेजिस्लेशन देखना, और जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा आप लोगों के लिए काम करना मुश्किल है। बट सर आज जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की कि ये महज एक कॉन्सेप्ट है, तजवीज़ है, क्या आपको लगता है कि अब उनके रवैये में एक लचक सी आ गई है क्योंकि आगे से इतनी ऑपोजिशन देखने में मिली? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, इस पे हमारी कमेटी की ये तीसरी नशिस्त थी। पहली जो नशिस्त थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से उन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन दी थी, और हमने उस वक्त भी उनको अपना फीडबैक से आगाह किया था।
दूसरी नशिस्त हुई और उसमें भी हमने उन्हें अपने फीडबैक से आगाह किया था और बताया ये जा रहा था, जो अच्छी चीज़ जो इन्होंने की है वो ये की है कि इन्होंने बड़ी ही एक कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन तैयार की है और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बीच में जहां पहुंचना है, उन्होंने जो हासिल करना चाह रहे हैं, जो मकासद हैं, वो अच्छे मकासद हैं, लेकिन उन मकासद को हासिल करने के लिए क्या तरीक़ाकार या रास्ता दुरुस्त है या नहीं, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि क्योंकि हम एक लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, कायमा कमेटी, उसके सामने कोई बिल हो या कोई कानूनी मसवदा हो तो उस पे ऊपर हम ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट पेपर रखा गया और ये कहा गया कि हम इसी की फीडबैक की रोशनी में तमाम स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के बाद उसी जानिब हम जाएंगे और मसवदा तैयार करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दिस। ये अच्छी एक चीज़ है। अब मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, सहाफ़ी जो तंजीमें हैं, आज वो सारी भरपूर अंदाज में उन्होंने आज शिरकत की। PBA, CBNE, PFUJ, PRA, फिर डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं जितने, उनकी जो एसोसिएशन है एमेंट के नाम से, उन्होंने भी शिरकत की और भी कुछ APNS ने शिरकत की। तो इन सब की शिरकत आज अच्छी रही और उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ दी। सर साहब, आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू हियर सर वेरी क्विकली, बिकॉज आपने जिक्र किया इसका कि आपने कहा कि ये अभी पहले कंसल्टेशंस कर ली, अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पर सर मसला ये है कि इस वक्त बहुत से लोग ये बात मानने को तैयार नहीं। आज ऑपोजिशन मेंबर्स मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी ये कहा कि जो कॉन्सेप्ट पेपर है इसकी जुबान से साफ जाहिर होता है या ये लगता है कि ड्राफ्ट बिल जो है, कि उन्होंने कहा इसकी लैंग्वेज जो है वो लीगल है, एक कानून की जुबान इस्तेमाल की हुई है। और जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी तो उनका जो रिस्पांस था या जो रिएक्शन थे वो बहुत सख्त भी थे। सर कन्विंस नहीं कर पा रही गवर्नमेंट उनको। जब कोई कानून पेश होता है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है और उसके तौर पे वो पेश होता है, या फिर वो आपका ऑर्डिनेंस होता है। ये जो मसवदा लगा, ये पॉइंटर्स थे, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, उसमें कई जगहों पे शेल का लफ्ज़ वर्ड इस्तेमाल किया गया है, शेल अथॉरिटी शेल डू दिस, शेल डू दैट, तो वो उन्होंने पॉइंट आउट किया था। तो उसको वो शेल को मैं भी कर सकते हैं, तो वो अगर मैं हो जाए तो ठीक है। तो ये छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ क्या देखनी है? बड़ी चीज़ ये देखनी है कि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए क्या इन सारे इदारों का या सारे जो कवानीन जो पहले से मौजूद हैं, इनका इंज़माम ज़रूरी है या नहीं? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या मर्जर ज़रूरी है? क्या एक अथॉरिटी ही का बनना ज़रूरी है या नहीं? या अदरवाइज? तो सर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं आई हैव टू बी न्यूट्रल हियर आरिफा। देखिए, मैं स्टैंडिंग कमेटी को चेयर करता हूँ, मैंने दोनों साइड्स को सुनना है और मैंने तो यही तजवीज़ रखी, ये सवाल तो उठाया ही मैंने है कि आप अगर इस चीज़ पे कन्विंस कर लें कि आप क्या ये जितने अच्छे मकासद हैं, ज़बरदस्त आपकी चीज़ है, इसको क्या बग़ैर मर्जर के हासिल नहीं किया जा सकता? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है वो डील करती है प्रिंट मीडिया से रिलेटेड क्वेरीज़ को। अब उसको कन्वर्ट कर दिया जाए प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि मीडिया कंप्लेंट काउंसिल कर दिया जाए, तो उसमें दोनों शामिल हो जाएंगे, बल्कि मीडिया इन जनरल शामिल हो जाएगा। तो फिर इसी तरह फेक न्यूज़ जो है, फेक न्यूज़ के ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें अपने लाइबल लॉज जो हैं उनको तगड़ा करना है, जिस तरह बरतानिया में है। और अगर हम उनको यहाँ तगड़ा करते हैं और केसेस के फैसले जल्दी आते हैं तो वो फेक न्यूज़ वाला मसला वहाँ से एड्रेस हो सकता है। ये देखिए, ये तजावीज़ हैं, उनकी तरफ से अपनी तजावीज़ हैं। तो सर आपके ख्याल में एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जो होती है, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, वक्त कम है, अंग्रेजी में कहते हैं ना मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, आपके ख्याल में शायद ज्यादा इफेक्टिव रहे आज की सूरत हाल में, रादर देन कि इन सब कवानीन को साइड पे करके एक नई अथॉरिटी बनाई जाए? देखिए, ये एक तजवीज़ है मेरी कि स्पेशलाइजेशन का दौर है
और विद इन डिजिटल भी बहुत से एरियाज एंड कंपोनेंट्स हैं। विद इन डिजिटल सोशल मीडिया इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डिजिटल, सो देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड एरियाज। इस दौर में क्या कन्वर्जन ज़रूरी है, यानी ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, इस पर गुफ्तगू की जानी चाहिए, इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी अपनी राय दे सके। अगर हमें लगे, मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ, हमें लगे कि मर्जर करना नागुज़ीर है तो हम फिर कहेंगे कि ठीक है जी आप मर्ज करके एक अथॉरिटी बना दें। लेकिन अगर हमें लगे कि इसके बगैर भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, देन फिर मेरा ख्याल है कि इस मर्जर की किसी सूरत जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि आप लोग मीडिया एक्सपर्ट सारी दुनिया से उनसे भी ओपिनियन ले लें स्काइप के ऊपर, जूम के ऊपर, टू सॉर्ट ऑफ मेक द डिबेट मोर रिच। नहीं, हमें अपने मुल्क के अंदर से ही अपने फैसले करने हैं, अपने मुल्क को देख के, अपनी माहौल का। हमारा मीडिया बहुत इवॉल्व कर गया है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ओवर द ईयर्स मीडिया में काम करते आए हैं, उन्हें समझ है मीडिया की और वो उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जावेद जब्बार साहब हैं, उनकी सरवाई आपको पता है कमीशन रिपोर्ट है उनकी सामने, इसी तरह बाकी कई कवानीन मौजूद हैं। हम इधर ही कंसल्टेशन करके, लेकिन ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन करके करना चाहिए। लेकिन देखें ये काम मिनिस्ट्री का है, हमारे पास जब आएगा कानूनी मसवदा, जब आएगा हम उस पर फिर फीडबैक देंगे। अब तक के लिए इतना ही ठीक था कि उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दी और उस पर उन्होंने फीडबैक ले ली और उस फीडबैक की रोशनी में वो कोई मसवदा तैयार करेंगे। लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद है कि वो ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए क्या मर्जर ज़रूरी है, ये उसके बगैर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त ने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का। वहाँ एक तरफ तो और जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे सिक्योरिटी का हो, इकोनॉमिक हो, साथ साथ ये इतलात भी आ रही हैं कि तालिबान लीडर्स के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी जो माफ़ करिएगा खलीलुर रहमान हक्कानी के दरमियान ख़ास तौर पे ज़िक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो इस वक्त जो कैबिनेट और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है उसके अंदर जिन लोगों को शामिल किया गया है उस चॉइस से कुछ खास खुश नहीं है। इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन अब्दुल्ला साहब, ये नुमाइंदा TRT वर्ल्ड के काबुल में। वेलकम टू द शो हसन साहब। जी सर, ये खबरें बहुत आ रही हैं कि अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है और इसी वजह से अब्दुल गनी बरादर जो है वो मंजर आम पे भी नहीं आ रहे और बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि तालिबान को एक्चुअली ऑफिशियली इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा है इन अफवाहों को। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो खबरें फैलाई गई थी उनमें ये तक शामिल था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ज़ख्मी भी हो गए हैं। तालिबान ने इन खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा बाज़ मामलात में मुबालगे से काम लिया गया है। तो उनका ये भी कहना है कि किसी किस्म की पावर स्ट्रगल नहीं है। अलबत्ता एक बात जो जिन तालिबान के बाज़ लोगों से मेरी बात हुई जो सामने आई है वो ये कि बाज़ मामलात पर इख्तिलाफ़ात अलबत्ता मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तालिबान में वो लोग भी हैं जिनका ये मानना है कि जो हुकूमत है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए और उसमें ज़्यादा एथनिक रिप्रेजेंटेशन भी हो और उसके अलावा उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो ये मानते हैं कि ख़वातीन का ज़्यादा किरदार होना चाहिए। ये बिलखुसूस वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से बाहर रहे हैं। इनका मेरे ख्याल से एक्सपोजर का फैक्टर है, जो भी वजूहात हों, इन मामलात पर इख्तिलाफ हैं। तो इस तरह के इख्तिलाफात मौजूद हैं। हसन साहब माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि क्योंकि ख़ासतौर पे क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम बार बार आ रहा है तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने मुल्क से बाहर का जिक्र किया, अब उनका वक्त गुजरा, फिर दोहा में क्योंकि वो निगोशिएट भी करते रहे हैं अमेरिका से, ये वो, तो क्या ये भी वजह है कि क्योंकि वो निगोशिएशन में शामिल रहे हैं उन्होंने शायद तालिबान के बिहाफ पे कुछ कमिटमेंट्स भी की हों जिसकी वजह से ये मसला है?
देखें, वजूहात यहाँ कई हो सकती हैं। जहाँ तक इख्तिलाफात की बात है, तो जिस जिस किस्म के इख्तिलाफात यानी वाज़े हैं, जिनके तालिबान के जो ऑफिशियल्स जिनसे बात हुई, जिन्होंने उस बात की ऑफ यानी कैमरा तस्दीक की, वो बुनियादी तौर पर आप उनको फ़िक़ी या इज्तिहादी इख्तिलाफात कह सकती हैं। कि मिसाल के तौर पर जब हुकूक़ की बात हो रही है तो किस हद तक ख़वातीन का किरदार शरई तौर पर जायज़ है, और मिसाल के तौर पे बाज़ वो हैं जो ये कह रहे हैं कि जब इस निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, तो शायद ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच इख्तियार करनी पड़े। जो ओल्ड गार्ड है वो ये समझ रहा है कि और उनका ये मानना है कि नज़रियात पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये बुनियादी मामला है। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पावर स्ट्रगल नहीं है बल्कि इख्तिलाफात हैं, लेकिन जिस तरह से बाज़ जगह मीडिया में कहा जा रहा है कि बहुत तल्खी हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर, तो जब हम कहते हैं कि इस तरह डाइवर्जेंस, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज़ है, तो क्या अब इसके इस हवाले से कोई हम ये कह सकते हैं कि डिबेट चल रही है लीडरशिप में, और उसकी वजह से क्या ये मुमकिन है कि जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उसमें हम कोई तब्दीली देखें, या उसको हम कह सकते हैं एडिशंस भी हों इसकी वजह से? देखिए, ये बात तो वाज़ेह है कि जो इंटरिम सेटअप है इसमें तब्दीली की जाएगी। टाइम फ्रेम क्या होगा, इस पर मैंने सवालात की हैं। उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम अभी वो नहीं बता सकते। किस किस्म की तब्दीली होगी ये बात भी अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात वाज़ेह है कि जिस वक्त इस इंटरिम हुकूमत को तश्कील दिया गया, वहाँ उस वक्त काफ़ी दबाव था तालिबान पर। और इसके अलावा हम ये भी इस बात से मेरे ख्याल से अखज़ कर सकते हैं कि बाज़ जिन लोगों को शायद वो शामिल करना चाह रहे थे, या बाज़ लोग जो शामिल होना चाह रहे थे, उस पर डिबेट्स जारी थे। तो जब एक नतीजे पर इत्तेफाक नहीं हो सका, तो उन्होंने इस इंटरिम सेटअप को तश्कील दिया ताकि मामलात थोड़े ठंडे हों। इंटरनेशनल प्रेशर्स भी थे। तो ये मामलात तो बहरहाल मेरे ख्याल से मौजूद हैं। ये डिबेट्स, ये डिस्कशंस मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।